दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर ऊर्जा स्रोत कौन सा हो सकता है? क्या यह सोलर एनर्जी है? शायद नहीं। हम सोलर एनर्जी को एक बैकअप विकल्प मानते हैं, लेकिन असली मास्टर प्लान कहीं और छिपा है। यह प्लान इतना शक्तिशाली है कि यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए, तो भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। लेकिन अफसोस, इस योजना के रास्ते में कई रहस्यमयी घटनाएं आई हैं। इनमें से एक प्रमुख घटना थी भारत के 11 वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौतें। 1966 में होमी जहांगीर भाभा की विमान दुर्घटना में मृत्यु और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत। क्या यह महज संयोग था या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? इसके बाद 2009 से 2013 तक 11 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की अजीब मौतें हुईं। ये घटनाएं आखिर क्या संकेत देती हैं? कौन सा मास्टर प्लान था जिसे रोकने के लिए ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटित हुईं? आज हम आपको बताएंगे कि यह मास्टर प्लान क्या था और कौन से देश नहीं चाहते थे कि भारत इस तकनीक में आगे बढ़े। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस क्षेत्र में दुनिया का लीडर बने, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हमारी पहचान और गर्व है। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ऐसा मिशन था जो अगर पूरा हो जाता तो भारत ऊर्जा के क्षेत्र में अजेय बन सकता था। लेकिन यह योजना एक चौंकाने वाली सच्चाई से शुरू हुई थी। भारत के पास यूरेनियम का सिर्फ 1% रिजर्व था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के पास एक खजाना है जो उसे ऊर्जा के क्षेत्र में सुपर पावर बना सकता है, और वह खजाना है थोरियम। भारत के पास दुनिया का 33% थोरियम रिजर्व है जो पूर्वी घाट में छिपा हुआ है। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पास यूरेनियम नहीं है और थोरियम भरपूर मात्रा में है, तो हमें क्या करना चाहिए? यही था भारत का मास्टर प्लान, जिसे होमी जहांगीर भाभा ने तैयार किया। वह सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी थे, जिन्होंने भारत के लिए एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन किया जिससे भारत कभी भी किसी देश से ऊर्जा के लिए भीख नहीं मांगेगा। भारत ने 1963 में कनाडा के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया था, जिसके तहत 200 मेगावाट के हैवी वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्थापित किए गए। इन प्लांट्स का उद्देश्य केवल बिजली उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि उनका एक बड़ा उद्देश्य था प्लूटोनियम का निर्माण करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार होती है, तो इससे प्लूटोनियम का निर्माण होता है, जो भविष्य के न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए आवश्यक ईंधन होता है। भारत ने इस परियोजना के दूसरे चरण में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया और उसे न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में रखा। इसके बाद रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पारंपरिक तरीकों की बजाय लिक्विड सोडियम का उपयोग किया गया। यह तरीका और अधिक प्रभावी था, क्योंकि लिक्विड सोडियम का तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन भारत का सबसे बड़ा कदम तब हुआ जब उसने यूरेनियम की जगह थोरियम को अपने रिएक्टर में डाल दिया। थोरियम एक प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है, जिसे भारत ने अपनी विशेष आवश्यकता के अनुसार चुना। जब थोरियम रिएक्टर में डाला गया, तो यह धीरे धीरे यूरेनियम 233 में बदलने लगा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए आदर्श ईंधन है। इसके परिणाम स्वरूप भारत ने अपनी थोरियम रिजर्व को एक विशाल ऊर्जा स्रोत में बदल दिया, जो उसे भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता था। भारत के पास दुनिया का 33% थोरियम रिजर्व है, जो इसे ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बना सकता है। भारत ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR के माध्यम से इस तकनीक को और भी बेहतर तरीके से लागू किया। इस रिएक्टर को भारत में पूरी तरह से विकसित किया गया है और यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के सफलतापूर्वक लोड होने के बाद भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब सवाल यह उठता है कि अगर भारत इस मिशन में इतनी सफलता प्राप्त कर चुका है, तो अभी तक इस तकनीक को पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया? इसका एक मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है।
कुछ शक्तिशाली देश नहीं चाहते कि भारत अपनी न्यूक्लियर तकनीक में आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर करने की कोशिश की है। कई देशों ने भारत के साथ न्यूक्लियर सहयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे भारत को अपनी तकनीक को पूरी तरह से विकसित करने में रुकावटें आईं। इसके बावजूद भारत ने अपनी न्यूक्लियर तकनीक को खुद विकसित करने का रास्ता चुना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर देश हमें इस दिशा में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। अब भारत एक नई क्रांतिकारी तकनीक पर काम कर रहा है, जिसे दुनिया की बड़ी कंपनियां गूगल 2 रिएक्टर कह रही हैं। यह रिएक्टर बहुत ही आधुनिक और शक्तिशाली होगा, और यह उस तकनीक का उदाहरण होगा जैसा आपने आयरन मैन की फिल्मों में देखा था। भारत का यह नया न्यूक्लियर रिएक्टर भविष्य के ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करेगा, जो सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस तकनीक में दुनिया को पीछे छोड़ सकता है? क्या भारत न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बन सकता है? यह सवाल सिर्फ भारत सरकार या वैज्ञानिकों का नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय का सवाल है। हम सबको यह समझना होगा कि अगर हम इस तकनीक में दुनिया से आगे बढ़ते हैं, तो इससे न सिर्फ हमारे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, बल्कि यह भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बना सकता है। यह भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि हम आज इस तकनीक में इतनी प्रगति कर चुके हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत इस तकनीक में दुनिया में सबसे आगे बढ़े, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद केवल एक शब्द नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब हम एकजुट होकर अपने देश की प्रगति की दिशा में कदम उठाते हैं, तो हम अपने देश को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं छू सका है। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में किए गए प्रयास दुनिया भर में एक मिसाल बन सकते हैं। अगर भारत अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता को सही दिशा में प्रयोग करता है, तो न केवल यह देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा योगदान होगा। इस मिशन के पूरा होने से भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनकर अपनी शक्ति और प्रभाव को भी बढ़ा सकेगा। तो आइए हम सभी मिलकर इस महान मिशन को सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए अपना समर्थन दें।